चलिए जानते हैं आज दिन भर की सभी बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। गाजा की घेराबंदी मानवता के खिलाफ अपराध है। दुनिया भर में लाखों लोग, यहूदी, मुसलमान, ईसाई, हिंदू, कम्युनिस्ट, आस्तिक और एग्नोस्टिक लोग सड़कों पर जुलूस निकाल रहे हैं और गाजा पर हमले को फौरन बंद करने की मांग कर रहे हैं। इन बेशुमार लोगों के साथ अपनी आवाज मिलाए बिना मैं किसी सार्वजनिक मंच पर नहीं आ सकती, नहीं जर्मनी में भी नहीं, जहां मैं जानती हूं कि मेरे जैसे विचार एक तरह से प्रतिबंधित हैं। अगर हमने इस खुलेआम कत्लेआम को जारी रहने दिया जबकि यह हमारी निजी जिंदगियों के अंतरंग कोणों में लाइव स्ट्रीम हो रहा है, तो हम भी इस कत्लेआम के भागीदार बन रहे हैं। हमारा नैतिक वजूद हमेशा हमेशा के लिए दरक जाएगा। जब अस्पतालों पर बम गिराए जा रहे हैं, जब दसियों लाख लोग अपने घरों से उजाड़े जा चुके हैं और मलबों के नीचे से बच्चों की लाशें निकल रही हैं, क्या हम बस चुपचाप खड़े होकर इसे देखते रहेंगे? क्या हम एक बार फिर से चुपचाप यह देखते रहेंगे कि एक पूरे के पूरे अवाम के सम्मान और इंसानी हैसियत को इस तरह कमतर बना दिया जाए कि उनको इस धरती से मिटा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता हो? वेस्ट बैंक पर इजरायली कब्जा और गाजा की घेराबंदी मानवता के खिलाफ अपराध हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और दूसरे देश इस अपराध के बराबर के भागीदार हैं जो इस कब्जे के लिए धन और हथियार मुहैया कराते हैं। अभी हम जिस खौफ के गवाह बन रहे हैं, जिसमें हमास और इजरायली द्वारा नागरिक आबादी का बेशर्म कत्लेआम, घेरेबंदी और कब्जे का नतीजा है। चाहे दोनों ही पक्षों द्वारा की जाने वाली क्रूरता का कैसा भी ब्यौरा दिया जाए, उनकी ज्यादतियों की कितनी भी निंदा की जाए, झूठे तौर पर चाहे कितना ही बताया जाए कि उनके अत्याचारों के पैमानों में एक बराबरी है, वे हमें किसी समाधान तक नहीं पहुंचा सकते। इस भयावहता को जन्म देने वाली चीज है कब्जा। कब्जा ही वह चीज है जो अपराध करने वालों और उस अपराध का निशाना बनने वालों दोनों पर हिंसा कर रही है। इसके मजलूम मर चुके हैं और इसके मुजरिमों को अब अपने जुर्म के साथ जीना पड़ेगा और उनकी आने वाली उनकी पीढ़ियों को भी। इसका हल किसी फौजी कार्रवाई से नहीं निकल सकता। यह सिर्फ एक राजनीतिक हल ही हो सकता है जिसमें इजरायलियों और फिलिस्तीनियों दोनों को ही एक साथ या एक दूसरे के साथ साथ रहना पड़ेगा, सम्मान के साथ और समान अधिकारों के साथ। दुनिया को इसमें दखल देना जरूरी है। इस कब्जे का अंत जरूरी है। फिलिस्तीनियों को सचमुच का एक मुल्क मिलना जरूरी है। अगर नहीं तो पश्चिमी सभ्यता की नैतिक इमारत ढह जाएगी। हम जानते थे कि यह हमेशा ही एक दोमुखी चीज थी, लेकिन उसमें भी एक किस्म की पनाह मिलती थी। वह पनाह हमारी आंखों के सामने से खत्म हो रही है। इसलिए फिलिस्तीन और इजराइल की खातिर, जो जिंदा है उनकी खातिर और जो मारे गए उनके नाम पर, हमास के हाथों बंधक बनाए गए लोगों की खातिर और इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनियों की खातिर, सारी इंसानियत की खातिर गाजा पर हमला फौरन बंद हो। अमेरिकी पत्रकारों ने इजराइल द्वारा गाजा में पत्रकारों की हत्या की निंदा की। अमेरिका के पत्रकारों ने इजराइल द्वारा गाजा में पत्रकारों की हत्या के खिलाफ एक निंदात्मक बयान जारी किया है और पश्चिमी देशों के मीडिया संस्थानों से फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल के अत्याचारों को कवर करने में ईमानदारी बरतने की अपील की है। कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (CPJ) के अनुसार गाजा में इजराइल के चल रहे युद्ध में मारे गए 11,000 फिलिस्तीनियों में 36 पत्रकार शामिल हैं। मौतों के अलावा कई पत्रकार घायल हुए हैं, हिरासत में लिए गए हैं, लापता हो गए हैं या अपने परिवार के सदस्यों को मरते हुए देखा है। CPJ ने इसे 1992 के बाद से पत्रकारों के लिए सबसे घातक संघर्ष के रूप में वर्णित किया है, जब उसने पहली बार ऐसी मौतों पर नजर रखना शुरू किया था। निंदा करने वाले बयान, जो पहली बार 6 नवंबर को सामने आया था, पर दुनिया भर के न्यूज़ रूम में 1265 पत्रकारों, संपादकों, फोटोग्राफरों, प्रोड्यूसर्स और अन्य एक्टिविस्ट ने हस्ताक्षर किए थे। बयान में कहा गया है, हम गाजा में पत्रकारों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने का आग्रह करने और पश्चिमी मीडिया संगठनों के नेताओं से फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल के बार बार होने वाले अत्याचारों के कवरेज पर स्पष्ट नज़र रखने के लिए लिख रहे हैं।
इसने पश्चिमी मीडिया में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध और लंबे समय से चल रहे संघर्ष की पक्षपातपूर्ण कवरेज की भी निंदा की है। इसमें कहा गया है, हम पश्चिमी न्यूज रूम को अमानवीय बयानबाजी के लिए भी जिम्मेदार मानते हैं, जिसने फिलिस्तीनियों के नस्लीय सफाई को उचित ठहराया है। अमेरिकी प्रकाशनों में दोहरे मानदंड, अशुद्धियां और भ्रांतियां प्रचुर मात्रा में हैं और इन्हें अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया है। बयान में कहा गया है, गाजा पट्टी में फंसे पत्रकार व्यापक बिजली कटौती, भोजन और पानी की कमी और चिकित्सा प्रणाली की खराबी से जूझ रहे हैं। वे प्रेस के रूप में अपना काम करते समय और रात में अपने घरों में मारे गए हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की जांच से यह भी पता चलता है कि दक्षिण लेबनान में 13 अक्टूबर को 2 इजरायली हमलों के दौरान पत्रकारों को जानबूझकर निशाना बनाया गया, जिसमें रॉयटर्स के वीडियोग्राफर इस्साम अब्दुल्लाह की मौत हो गई और 6 अन्य पत्रकार घायल हो गए। बयान में पत्रकारों के परिवारों पर हुए हमलों के भी उदाहरण दिए गए हैं। बयान में कहा गया है, इजराइल ने विदेशी प्रेस के प्रवेश को अवरुद्ध कर दिया है, दूरसंचार पर भारी प्रतिबंध लगा दिया है और प्रेस कार्यालयों पर बमबारी की है। पिछले महीने गाजा में करीब 50 मीडिया मुख्यालयों पर हमला किया गया है। इजरायली बलों ने न्यूज रूम को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि वे हवाई हमलों से उनके कर्मचारियों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते हैं। बयान में कहा गया है कि इजरायल की कार्रवाइयां व्यापक पैमाने पर अभिव्यक्ति के दमन को दर्शाती हैं। बयान में फिलिस्तीनी पत्रकार सिंडिकेट द्वारा पश्चिमी पत्रकारों से किए गए उस आग्रह का भी जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने उनसे पत्रकारों को निशाना बनाए जाने की निंदा करने का आग्रह किया है। बयान में कहा गया है, हम गाजा में अपने सहयोगियों के साथ खड़े हैं और नरसंहार एवं विनाश के बीच रिपोर्टिंग करने में उनके साहसी प्रयासों की सराहना करते हैं। उनके बिना जमीन पर हुई कई भयावह घटनाएं सामने नहीं आ पाती। पत्र में कहा गया है, हम पत्रकारों और अन्य नागरिकों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए इजरायल से स्पष्ट प्रतिबद्धता की मांग करने में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, अरब एवं मध्य पूर्वी पत्रकार संघ और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स समेत प्रेस संघों के साथ एकजुटता दिखाते हैं। पश्चिमी न्यूज रूम्स को गाजा के पत्रकारों के काम से काफ़ी लाभ हुआ है और उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। बयान में अमेरिकी मीडिया द्वारा फिलिस्तीनियों पर इजरायल के उत्पीड़न को नज़रअंदाज करने की बात कही गई है। इसमें कहा गया है, 2021 में 500 से अधिक पत्रकारों ने एक खुले पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें इस चिंता का भी जिक्र था कि अमेरिकी मीडिया संस्थान फिलिस्तीनियों पर इजरायल के उत्पीड़न को नज़रअंदाज करते हैं, फिर भी निष्पक्ष कवरेज का आह्वान अनुत्तरित रहा है। बयान में आगे कहा गया है, इसके बजाय अमेरिकी न्यूज रूम ने फिलिस्तीनी, अरब और मुस्लिम दृष्टिकोण को कमजोर कर दिया है, उन्हें अविश्वसनीय कहकर खारिज कर दिया है और भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया है, जो इस्लामोफोबिक और नस्लवादी भावनाओं को मजबूत करता है। उन्होंने इजरायली अधिकारियों द्वारा फैलाई गई गलत सूचना छापी है और गाजा में अमेरिकी सरकार के समर्थन से नागरिकों की अंधाधुंध हत्या की जांच करने में विफल रहे हैं। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की जामिया मस्जिद में लगातार छठे शुक्रवार नमाज की अनुमति नहीं दी गई। गाजा की स्थिति की प्रतिक्रिया में विरोध प्रदर्शन की आशंकाओं के कारण श्रीनगर की ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में लगातार 6 शुक्रवार से सामूहिक नमाज की अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही मस्जिद के मुख्य मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को घर में नजरबंद कर दिया गया है। द कश्मीर रीडर के अनुसार मस्जिद की देखभाल करने वाली संस्था अंजुमन औकाफ एक बयान में कहा, घाटी के सबसे बड़े प्रार्थना स्थल ऐतिहासिक जामिया मस्जिद श्रीनगर में लगातार छठे शुक्रवार को जुमे की नमाज की अनुमति न देने और मीरवाइज ए कश्मीर डो मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को लगातार नजरबंद रखने का प्रशासन का फैसला समझ से परे और बहुत परेशान करने वाला है। इसमें कहा गया कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष के बहाने इस मस्जिद को बार बार निशाना बनाया जा रहा है। इसने मुख्य मौलवी को हिरासत में लेने के लिए अधिकारियों की भी आलोचना की। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन औकाफ के एक प्रवक्ता ने कहा कि मस्जिद को निशाना बनाया जा रहा है और इसके लिए गाजा में संघर्ष एक सुविधाजनक बहाना है। प्रवक्ता ने कहा, फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ युद्ध शुरू करने के बाद से इजराइल ने अल-अक्सा मस्जिद में नमाज पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन कश्मीर में जामिया मस्जिद पर ताला लगाना यहाँ प्रशासन द्वारा किए गए सामान्य स्थिति के दावों को खारिज करता है।
उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद में शुक्रवार की नमाज पर प्रतिबंध और मीरवाइज ए कश्मीर पर अनुचित प्रतिबंध ने कश्मीर के मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। प्रवक्ता ने कहा, अधिकारियों को अपने फैसले में संशोधन करना चाहिए और मस्जिद में नमाज की अनुमति देनी चाहिए और मुख्य मौलवी को अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने देना चाहिए। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर चुनावी राज्य राजस्थान में नफरत भरा भाषण देने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने गुरुवार 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनावी राज्य राजस्थान में नफरत भरा भाषण, हेट स्पीच देने का आरोप लगाया और चुनाव आयोग से आग्रह किया कि मतदाताओं से कमल बटन को ऐसे दबाने के लिए कहने जैसे कि वे कांग्रेस को मौत की सजा दे रहे हों के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के बाड़मेर में एक चुनावी रैली में कहा, आपको उन्हें दंडित करने का अवसर मिला है, कमल के निशान वाला बटन दबाएं ताकि उनकी सजा सुनिश्चित हो, जैसे उन्हें फांसी दे रहे हो ऐसे कमल के निशान पर बटन दबाओ। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बाड़मेर में प्रधानमंत्री के भाषण का हवाला दिया और कहा कि राज्य के लोग इस तरह के अहंकार का जवाब देंगे। उन्होंने आरोप लगाया, प्रधानमंत्री मोदी की कांग्रेस नेताओं के प्रति नफरत का अंदाजा उनके बयान से आसानी से लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति वोट के जरिए फांसी देने की बात कैसे कर सकता है? प्रधानमंत्री लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं। उन्होंने कहा, यह नफरत फैलाने वाले भाषण का एक स्पष्ट उदाहरण है। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव को लेकर गंभीर है तो उसे इसका तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जनता चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के इस अहंकार का जवाब जरूर देगी। मोदी ने बीते बुधवार को भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण नीतियों को लेकर राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस पर हमला कर दावा किया था कि जहां भी पार्टी सत्ता में है वहां आतंकवादियों और दंगाइयों का मनोबल बढ़ जाता है। साथ ही उन्होंने मतदाताओं से आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को दंडित करने का आग्रह किया। कोयले के आयात पर अडानी समूह की कथित अनियमितताएं, फिर सवालों के घेरे में अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अदालत के कागजात का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट में बताया है कि अडानी एंटरप्राइजेज और इसकी सहायक कंपनियों ने उन दस्तावेजों के जारी होने को रोकने के लिए भारत और सिंगापुर में बार बार कानूनी चुनौतियों से सफलतापूर्वक पार पाया है, जो भारत को अडानी के कोयला आयात की वास्तविक प्रकृति और मूल्य का विवरण देते हैं। रिपोर्ट के अनुसार जनवरी में हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में कोयला आयात में कथित अनियमितताओं का जिक्र होने के बाद से अडानी समूह सवालों के घेरे में है और एक बार फिर से निशाने पर है। पिछले महीने कोयला आयात के कथित अधिक मूल्यांकन के पर लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स की एक विस्तृत जांच ने कोयला आयात के कथित अधिक मूल्य लगाने को ईंधन की बढ़ी हुई कीमतों और बिजली उपभोक्ताओं द्वारा चुकाई जाने वाली बढ़ी हुई दरों से जोड़ा था। 9 अक्टूबर की कानूनी फाइलिंग में, जिसको लेकर रॉयटर्स ने शुक्रवार 17 नवंबर को अपनी रिपोर्ट में बताया है, भारत के राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने भारत के सुप्रीम कोर्ट से निचली अदालत के पिछले आदेश को रद्द करने के लिए कहा है, जिसने अधिकारियों को सिंगापुर से साक्ष्य जुटाने से रोकने की अनुमति अडानी को दी थी। समाचार एजेंसी के अनुसार DRI का कहना है, कंपनी अधिकारियों के साथ दस्तावेज साझा करने के कदम को वर्षों से विफल करती रही है। अडानी समूह ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और रॉयटर्स से कहा है कि उसने 4 साल से अधिक समय पहले मांगे गए विवरण एवं दस्तावेज प्रदान करके अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग किया था और उसके बाद जांचकर्ताओं द्वारा कोई कमी या आपत्ति पेश नहीं की गई थी। रॉयटर्स का कहना है कि भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक विरोधियों ने सरकारी फैसलों में अडानी के प्रति पक्षपात का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासन पर दबाव बढ़ा दिया है। रॉयटर्स ने लिखा है, मोदी और अडानी, जो दोनों गुजरात से हैं, ने अनुचित व्यवहार से इनकार किया है।